हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी अपना यहाँ पे पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी क्लास 6 हम लोग कर रहे हैं अपना। और उसमें हम लोगों ने अब तक 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट 1 में 2 चैप्टर थे, यूनिट 2 में फर्स्ट चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटी हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अध्याय 4 पे हम लोग आ चुके हैं और इस चैप्टर का जो नाम है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी गोरे, अश्वेत यानी काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीर थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद कानून में शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इस आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजाति के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। श्वेत लोग के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, जहां तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्सा में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ श्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वह अपनी भाषा जूली सिखाना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। भागीदारी।
हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं। अपने पिछले पार्ट में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधियों ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान रखते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के लिए अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकारों की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहां यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक पक्ष रुक कर पता करेंगे कि जुलूस के लिए किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे इसीलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोगों एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोग को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीका भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों के भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझे कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव।
कई बार समस्याएं का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस जिस रास्ते पर निकले यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूसों के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खास करके पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सबको इनको मानना पड़ता है। विवाद का समाधान इन्हीं कानून के आधार पर होता है। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्य में नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए अपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई में काम आता है। इन पानियों से बेंगलुरु शहर के जनता ज़रूरतों भी पूरी की जाती है। तमिलनाडु के मेठूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर ऊपरी छोर पर हैं और तमिलनाडु का मेठूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेरुठ बांध में पानी तभी जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्य को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्य के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। समानताएं एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या अस्वीकृतता के व्यवहार से समानता के विचार को ठोस पहुंची? अस्वीकृतता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा मानवीय है, अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? दूसरा, क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए कि इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की। दूसरा, क्या अन्य लोगों
को लोग भी आपसे सहमत थे, तीसरा जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया। तो थैंक यू दोस्तों, ये 4th चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे ही आप लोग इसको सुनेंगे उसके बहुत ही जल्दी हम लोग 5th चैप्टर लेके आ जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और अगर 1% भी मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। 10 लाइक इस पे टारगेट रखते हैं, सिर्फ 10 लाइक आ जाएगा, हम अपना 5th चैप्टर अपलोड कर देंगे। और अब आप हमें स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, एंकर पे सुन सकते हैं, पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं, एप्पल पे सुन सकते हैं, गूगल पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं। आप अब हमें हर जगह सुन सकते हैं, ऑडियो जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है। उसके लिए आप सिंपल सा किसी भी ऐप में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए UPSC ऑडियो बुक। हमारे सारे जो आपके लेक्चर्स हैं इस तरीके से ऑडियो के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।